यस, क्या हाल चाल आप सभी के। सैलरी के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे और सैलरी के क्वेश्चन आंसर को हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, 4, आई थिंक 2, 3, 2 कौन कौन से किए थे, मैंने आप लिखा भी था 2, 5, 6, 7 हमने कर लिए थे। आज से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 से अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सैलरी को समझते हैं अपने इस पीडीएफ में। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? मिस्टर गोयल रिसीव द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है, क्या बोल रही है? बेसिक पे 40,000, डीएनएस अलावेंस 15,000, कमीशन 10,000, एंटरटेनमेंट अलावेंस 4,000, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, मेडिकल का खर्चा आपको रीइंबर्स हुआ है 25,000, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपीज, 1,000 वॉज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर गोयल contributes 5,000 towards recognized provident fund. He has no other income. Determine the income from salary for assessment year 23-24. देखिए मेरी बात को समझना एक बार अच्छे से। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे अलावेंसेज आए हैं और उसके अलावा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आया है। ठीक है, मिस्टर गोयल कंट्रीब्यूट्स। तो देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है प्रोविडेंट फंड। वो इसमें है नहीं, बट मैं इससे रिलेटेड बात क्या होती है वो समझा देता हूं। प्रोविडेंट फंड में दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या है? हमारे फ्यूचर के लॉसेस को, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम जो अभी सेविंग कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोविडेंट फंड कहते हैं। फ्यूचर के लॉसेस को मतलब क्या हो गया? हमें फ्यूचर में जो खर्चे हो सकते हैं, इसलिए एक अलग से एक्ट बन रखा है, ईपीएफ एक्ट, जिसमें क्या होता है कि भारत सरकार कहती है एम्प्लॉय भी पैसे डालेगा, एम्प्लॉयर भी पैसे डालेगा। ये एक तरह से हमारे सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है, जिसमें हम दोनों लोग पैसे डालते हैं, एम्प्लॉय भी पैसे डालता है और एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है। इस पीएफ में फंड इकट्ठा होता जाता है, फंड जब बड़ा हो जाता है, प्रोविडेंट फंड हमारा जब बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जब हमारा प्रोविडेंट फंड बड़ा हो जाता है उस टाइम पे हमें इसका इंटरेस्ट भी मिलता है और ये अल्टीमेटली एम्प्लॉई का एक तरह से सेविंग बन जाता है, जो उसको अपनी जरूरत के हिसाब से या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट निकाल सकता है। अभी मेरी बात सुनिए, मेरा खुद का अकाउंट है और मैं यानी कि एम्प्लॉय खुद अगर इसमें पैसे डाल रहा है तो कैसी इनकम भैया? इनकम तो तब होगी जब पैसे कौन डालेगा? एम्प्लॉयर। तो जब कभी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता है तो जितना पैसा एम्प्लॉयर ने डाला है उसके हिसाब से 12% ऑफ सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओवर एंड अबाउ टैक्सेबल होता है। सपोज की सैलरी अगर आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो साल के 12 लाख रुपए होती है, उसका 12% होता है 1,44,000। इससे ज्यादा पैसा अगर पीएफ में डाला तो टैक्सेबल, इससे कम पैसा डाला तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज द मेन इश्यू, दिस इज द मेन पॉइंट, राइट। ये है आपका प्रोविडेंट फंड का सिस्टम। वो इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हमें डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए। सबसे पहले क्या दे रखा है? बेसिक पे। तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर गोयल फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। मेरे अभी हम लोग असेसमेंट ईयर 24, 25, 26 में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 23-24 लिखा है। डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नाम चेंज करते हमारा काम हो जाएगा। जो दिसंबर 24 में एग्जाम देने वालों के लिए 24-25 होगा और जून वालों के लिए 25-26 हो जाएगा। ठीक है, तो जून या नेक्स्ट दिसंबर 25 में देने वालों के लिए भी असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? बेसिक सैलरी, फिर क्या होगा? डीए, फिर क्या होगा? कमीशन, फिर क्या होगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो डायरेक्ट ही दे रखा है ना, सैलरी पूरी की पूरी सैलरी आ गई। फिर डीएनएस अलाउंस अगेन पूरा का पूरा आ गया, डीएनएस अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल है। कमीशन पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल है कमीशन। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो नीचे डिडक्शन मिलता है, अदरवाइज पूरा का पूरा टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल। इसके बाद इन्होंने बोला मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, यानी कि मेडिकल का खर्चा किया था
और कितने का खर्चा किया था, 25,000 का। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो माना जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल और टैक्सेबल रहेगा। तो पूरा का पूरा मेडिकल एक्सपेंसेस जो रीइंबर्स किया वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपीज पेड बाय एम्प्लॉय। क्या होता है, जैसे कई सारे शहर ऐसे हैं, कई सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे क्या होता है, हर एम्प्लॉय को अपना एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना होता है, प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। जो भी प्रोफेशनल्स होता है, सीए, सीएस, सीएम हो गए, डॉक्टर हो गए, ज्योतिषी हो गए, इन सबको, एस्ट्रोलॉजर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, इन सबको अपना एक फिक्स प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। अब प्रोफेशनल जो है वो खुद टैक्स देगा, बट अगर ये प्रोफेशनल टैक्स कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो वैसे देखा जाए तो प्रोफेशनल टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी, प्रोफेशनल की खुद की, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वाला पैसा कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो है प्रोफेशनल टैक्स का पैसा जो हमें दे रही है और हम गवर्नमेंट को आगे दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रोफेशनल टैक्स का पैसा इनकम मान लिया जाता है। ऑल्दो जब हम इसके डिडक्शंस पढ़ेंगे तो सैलरी में, टोटल सैलरी में 3 डिडक्शन होता है, उसमें प्रोफेशनल टैक्स भी और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आता है। तो 2,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है, 1,000 कंपनी ने दिया है, तो जो 1,000 कंपनी ने दिया है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो ये हो गई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब हम आज अभी इस ग्रॉस सैलरी के बाद कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। जब हम ग्रॉस सैलरी बना देते हैं, जब हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाती है, इस ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन होते हैं। पहला डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, सॉरी, पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहला डिडक्शन कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है 50,000 रुपीज, सीधा सीधा 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका लेस हो जाएगा। दूसरा डिडक्शन होता है प्रोफेशनल टैक्स का। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स आपने जितना जमा कराया है वो लेस हो जाएगा। और थर्ड डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होता है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होता है ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ही एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन होता है। प्राइवेट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई तरह का डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो, प्रोफेशनल टैक्स पूरा पूरा लेस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए फिक्स है, वो पूरा पूरा लेस हो जाएगा। ठीक है, बच गया क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए एक फिक्स जो है वो प्रोसीजर है, जो जब एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसी वक्त ही बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इसको एक बार होल्ड पे रख देते हैं। अगर आपको तो बता दो तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में क्या सिस्टम रहता है ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में क्या सिस्टम रहता है ना, कि जितना आपको पैसा मिला, जितना आपको पैसा मिला वो या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 5,000 रुपए, तीनों में से जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल रिसीव्ड जो एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को मिला है, दूसरा बेसिक सैलरी का 20% और तीसरा 5,000 रुपए, इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा उसका नीचे एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम से जो है वो डिडक्शन मिल जाता है। दैट्स इट। ठीक है, और इसके बाद जो सैलरी आती है उसको नेट कंप्यूटेड सैलरी या नेट सैलरी या टैक्सेबल सैलरी कहा जाता है। दिस इज द पॉइंट, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया। अब मैं देखता हूं कि कौन से क्वेश्चन अभी हम लोगों को करने हैं। ठीक है, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक 8 क्वेश्चन हम लोगों ने नीचे से मिस कर दिया था शायद, है ना। यस 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 यस। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं एक बार रिकॉल करता हूं, जहां तक हमने ग्रॉस सैलरी पढ़ लिया था उसके बाद। ठीक है, डिडक्शन जो है वो इसमें है, हमने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, गोयल इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स भी इसमें है, और साथ ही साथ 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना है वो तो मिलना ही है। तो फिर हम क्यों ना इस क्वेश्चन को पूरा करें। तो देखो, ग्रॉस सैलरी 95,000 आ गई। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया है बताओ एक बार, कितना दिया है प्रोफेशनल टैक्स बताओ एक बार। 2,000 रुपए पूरे के पूरा डिडक्शन मिल गया। तो सबसे पहले मैंने प्रोफेशनल टैक्स बताया। दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000 रुपए पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है नीचे वाले में, अगर जो सबसे कम होगा, नीचे वाले मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड।
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या, एक्चुअल रिसीट। तो क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला। फिर 20% ऑफ सैलरी 40,000 दे रखी है, तो 40,000 का 20% दिस इज 8,000। सर इसमें तो 1/5 लिखा है, 1/5 का मतलब भी तो 20% होता है। और स्टैट्यूटरी अमाउंट दैट इज 5,000। इन तीनों में से कम कौन है, 4,000 कम है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तीनों डिडक्शन लेस हो जाएंगे, जो आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम नेट सैलरी। दिस इज द पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर जंपिंग ओवर क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर जंपिंग ओवर क्वेश्चन नंबर 9, मैं मेरी कुछ बातों में मेरे को रेंट फ्री अकोमोडेशन को एक बार आपको फिर से बताना है कि इससे पहले शायद किसी एक क्वेश्चन में मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन की लिमिट पुरानी वाली बता दी है गलती से। ठीक है, वो क्वेश्चन भी कौन सा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हमने उसमें 15% ले लिया है। मैं आपको एक बार रेंट फ्री अकोमोडेशन का ईयर 23-24 से 24-25 ठीक है, 23-24 तो पुराना हो गया, चाहे आप 24-25 असेसमेंट ईयर वाले बच्चे हो, चाहे 25-26 ईयर वाले बच्चे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके दो अलग अलग बातें होगी, या तो कौन सा एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर कौन सा एम्प्लॉय होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एज पर लाइसेंस वैल्यू, जो आपकी लाइसेंस वैल्यू रहेगी उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर वो कौन सा एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ध्यान रखना दो बातें होगी, या तो मकान ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, या तो घर किसका होगा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना आए, जगह हमारे पास खूब है तो क्यों ना अच्छे से लिखें। इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि मकान किसका हो, एम्प्लॉयर का खुद का हो। तो ध्यान रखना तीन बातें होगी। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी यही समझाया था, बीच में एक क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर ली है, अभी चेक कर लेते हैं मिस्टेक है कि नहीं है। मिस्टेक कुछ नहीं है, पुरानी लिमिट लगा दी थी, तो अभी इसको सही कर देते हैं। अगर मकान किसका हो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, मकान किसका हो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, तो तीन बातें होगी। फर्स्ट तो तीन बातें होगी। फर्स्ट, अगर पॉपुलेशन ऑफ सिटी अगर 40 लाख से ज्यादा हो, पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा हो, तो 10% ऑफ सैलरी विल बी एग्जेम्प्टेड, सॉरी टैक्सेबल। यहां पे टैक्सेबिलिटी की बात आ रही है, जो सैलरी का 10% है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू बन जाएगा। जो परक्विजिट है रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या, मैं पीछे से लेके चलता हूं आपको। कंपनी ने आपको एक घर दिया है, रहने के लिए, आप उसमें रहो आराम से, ठीक है। कंपनी उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही, या फिर कोई हल्का फुल्का चार्ज कर रही है, तो देखा जाए तो आपको कंपनी ने फैसिलिटी दी है। जैसा कि हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी में पड़ा है, कैश में मिलता है तो अलावेंस होता है, और अदर देन कैश मिलता है तो उसको परक्विजिट या परक्विजिट कहा जाता है, राइट। तो क्योंकि उसको परक्विजिट कहा जाता है, तो परक्विजिट कितना टैक्सेबल होगा, तो इन्होंने कहा कि अगर जिस शहर में आपको मकान दिया है, उस शहर में जो मकान है उसकी शहर की पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। 10% ऑफ सैलरी विल बी टेकन एज परक्विजिट वैल्यू। अगर शहर की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख के अंदर है, तो 7.5% ऑफ सैलरी विल बी परक्विजिट वैल्यू। और अगर शहर की पॉपुलेशन 15 लाख से भी कम है, तो 5% ऑफ सैलरी विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट वैल्यू। मुद्दे को बहुत समझना गंभीरता से कि अगर 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 15 लाख से भी कम है तो 5% ऑफ सैलरी। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। मुद्दे को समझना, ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। सैलरी का इतना परसेंट आपके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कहे कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि मकान एम्प्लॉयर का नहीं है,
तो मकान किसका है? मकान एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किराए पर लेकर दिया है। सपोज करो कि कोई, जैसे सपोज करो सीएससी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें एक व्यक्ति है वरुण, वो जॉब कर रहा है। सीएससी लिमिटेड को लगता है कि वरुण को हमें एक घर देना चाहिए, तो सीएससी लिमिटेड के पास खुद के मकान नहीं थे, उन्होंने घर किराए पर लिया, किराए पर लेकर और वरुण को दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में गलती से पुराना जो 15% की लिमिट थी वो बता दिया था। प्लीज मेक इट राइट, मेक इट क्लियर कि 10% ऑफ सैलरी और 10% of salary or rent paid by employer, rent paid by employer to employer, rent paid by employer, whichever is less, I am repeating my words, whichever is less will be treated as value of rent free accommodation। इनमें से जो सबसे, दोनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मुद्दे की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझना कि अगर मकान कंपनी ने, मकान इफ नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो तो सैलरी का 10% या फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो दोनों में से कम होगा वो परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगा। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपको जो मकान दे रहे हैं उस मकान के साथ साथ फर्नीचर दे रहे हैं तो फर्नीचर की वैल्यू का 10% आपके लिए परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगा, तो फर्निश्ड हाउस की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, हम इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले सुधार देते हैं। 6 में भी जो हमने गलती करी उसको सुधार देते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखी हो तो यहां पर जो लिख रखा है 15%, उसकी बजाय आप 10% कर देना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने 15% लिया था उसकी बजाय क्या ले लेंगे? 10% ले लेंगे। अगर पॉपुलेशन नहीं दे रखी तो आपको 10% लेना ही, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। 9 इससे लिंक दिए क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी 25,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 per month, commission 1,000 per month each. Company provides him with the following benefit. First, a company owned accommodation. Company owned accommodation, कंपनी का खुद का घर है। रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात आ रही है और ओन्ड बाय दी कंपनी है, मकान कंपनी का खुद का है। प्रोवाइडेड हिम इन दिल्ली है तो 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन तो 10% लेंगे। फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000, फर्नीचर भी साथ में दिया है तो ध्यान रखना फर्नीचर का टोटल कॉस्ट का 10% लेना है। बट यहां पे ध्यान रखना डेट 1 अगस्त दी है तो डे वाइज मंथ वाइज कैलकुलेशन करेंगे। अगस्त से लेकर साल खत्म होने तक की कैलकुलेशन करनी रहेगी। पर्सनल लोन 5 लाख का दिया है 1 जुलाई 2022 का। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.75 रखी है और लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग। एसबीआई की रेट है 12.75। अब समझना मेरी बात, एसबीआई की रेट है 12.75 और आपको किस रेट से लोन मिला है? 6.75। एक बार सोच के देखिए, 12.75 में हमें एसबीआई लोन दे रही है लेकिन हमारी कंपनी ने हमें 6.75 में लोन दिया है। फायदा हो गया ना हमारा? कितना फायदा हुआ? 6% का। तो 6% का कितने महीने का बेनिफिट हुआ है इंटरेस्ट का, वो हमारे लिए परक्विजिट हो जाएगा। सपोज करो मैं एसबीआई लोन लेने जाता, मेरे को 12.75% देना पड़ता, बजाय उसके मैं एसबीआई की बजाय कहां जा रहा हूं? मैं एसबीआई की बजाय कहां जा रहा हूं? मेरी कंपनी के पास। मेरी कंपनी ने मुझे कहा हम आपको लोन दे देंगे 6.75 में। मजा आ रहा है ना? एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है इंटरेस्ट का। कितना फायदा हो रहा है? 6% का। ये जो 6% है ये हमारे लिए परक्विजिट हो जाती है। ठीक है, हिज सन इज अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू कंपनी। मतलब कंपनी एक मोटरसाइकिल दे रही है, वो कंपनी की मोटरसाइकिल कौन चल रहा है? एम्प्लॉय का बच्चा। राइट, द कंपनी हैड परचेज्ड दिस मोटरसाइकिल फॉर company had purchased this motorcycle for हाँ भैया, कंपनी हैज परचेज्ड दिस मोटरसाइकिल फॉर 60,000। तो आपको एक 60,000 का मूवेबल एसेट भी साथ में मिला है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22, असेसमेंट ईयर 23-24। यहाँ पे असेसमेंट ईयर कुछ भी लिखा हो ना, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, आप अपने हिसाब से, अगर आप जून 25 या दिसंबर 25 के बच्चे हैं तो 25-26 हो जाएगा, और आप दिसंबर 25 के बच्चे हैं तो 24 के बच्चे हैं तो 24-25 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ असेसमेंट ईयर वर्ड का ही फर्क आएगा। तो मैं लिख देता हूं असेसमेंट ईयर 24-25 फॉर दिसंबर वाले, असेसमेंट ईयर 25-26 फॉर जून और
अगले साल के दिसंबर वाले। ठीक है, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं फटाफट से। साइड में इधर मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप लोगों के पास में अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया रे, क्या हो रहा है यार, मिट जा, मिट रहा है। यस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं थोड़ा सा साइड में और इसको आप लोगों के लिए साइड में करना शुरू करते हैं अभी। ठीक है, ये पेन की निब बढ़ा देते हैं, ये पेन की निब बढ़ा दी और यहाँ पे साइड में ये सबसे पहले सैलरी 25,000 पर मंथ। तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सैलरी 25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ सैलरी है अगर, तो 25,000 इंटू 12, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, 25,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। तो मैं ये 25,000 इंटू 12 नहीं लिख रहा, मैं सीधा 3 लाख लिख रहा हूं, हमें स्पीड भी बढ़ानी है इसलिए। ठीक है, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो मैंने लिखा एंटरटेनमेंट अलाउंस EA और फिर मैंने लिखा कमीशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना, 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपए पर मंथ है ना, तो 12,000 हो जाएगा। कमीशन भी 1,000 रुपए पर मंथ है, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला कंपनी प्रोवाइड्स विथ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो मैंने लिखा रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्योंकि दिल्ली में दे रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, चार्ट में चले जाओ, रेंट फ्री अकोमोडेशन या तो कहां पे होगा, या तो कहां पे होगा, या तो कहां पे होगा, मकान कंपनी का होगा या मकान एम्प्लॉय का खुद का होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी का मकान है, तो जब मकान कंपनी का होगा तो 10% ऑफ सैलरी लेनी है। अगर 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है, तो दिल्ली है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली बात है 40 लाख से ज्यादा ही है, तो 10% ऑफ सैलरी लेना है। तो हम लोग चलते हैं 10% ऑफ सैलरी। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 अगस्त को मकान दिया है, तो देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि कितने महीने के लिए मकान दिया है, 8 महीने के लिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, 8 महीने के लिए मकान दिया, राइट। मकान कितने महीने के लिए दिया है, 8 महीने के लिए अरे मकान मिला है। ठीक है, हेलो, क्या, तो अभी रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैलरी, सैलरी का मतलब क्या, बेसिक प्लस DA प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ सैलरी कितनी दे रखी है, 3 लाख, तो मैंने ले लिया 3 लाख। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दे रखा है, 12,000, तो पूरा ले लिया 12,000। और कमीशन भी अलाउंस में आता है, वो भी कितना हो गया, 12,000। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 3,24,000। और इसका कितना परसेंट लेना है हमें, 10%। लेकिन बात यह है कि 8 महीने के लिए लेना है, क्योंकि अगस्त से मकान दिया है, तो नीचे लिख देंगे हम 8/12। तो वैसे देखा जाए तो क्या होगा, 3,24,000 का 10% का 8/12 अगर हम लोग करते हैं, राइट, तो कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अभी के अभी हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 1 मिनट, ये कैलकुलेटर निकाला मैंने और इसमें लिखा 3,24,000, 3,24,000 इंटू 10%, तो आ गया 32,400 इंटू 8/12, ये आ गया 21,600। हो सकता है कि आपके आंसर में कुछ और दे रखा हो, उसकी वजह क्या होगी पता है, वहां पे 15% दे रखा होगा, प्रोबेबली वहां पे 15% दे रखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अच्छा 1 मिनट, एक और बात मुझे लग रही है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें मकान का 8 महीने तो लिखा ही नहीं है, हम क्यों करें 8 महीने। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पे अ कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 प्रोवाइडेड ऑन 1/8/2012, 1 अगस्त 2022। ओ हो, यहां पे एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि मकान तो 12 महीने के लिए पूरा दिया है ना, मकान हाउस में कहां लिखा है कि 8 मंथ्स है। तो इसके लिए सॉरी फॉर दिस एंड इट विल बी 32,400 ओनली। हाँ, अब जो फर्नीचर मिल रहा है उसमें जरूर करेंगे हम लोग 2,40,000 इंटू 10% इंटू 8/12। तो ये डेफिनेटली 8/12 रहेगा और इसको 8/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000। दैट्स इट। इसके बाद अ पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख, अ पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख आपको दिया है, पर्सनल लोन 5 लाख रुपए का 6.75% के इंटरेस्ट से। ठीक है, तो मुझे आपको एक बात पूछनी थी, अगर 6.75% की रेट से तो एसबीआई की रेट क्या है? 12.75। तो फायदा कितना हुआ? 6%। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी रहेगी? इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन। मुझे बताओ लोन कितना दिया है? 5 लाख रुपए का। लोन कितना दिया है? 5 लाख रुपए का। ये लिखा मैंने 5 लाख रुपए इंटू कितने परसेंट ले लूं? 6%। कैसे लाया 6% साहब? 12.75 था एसबीआई का और हमें मिला है 6.75 में, तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया? 6%। कितने महीने का इंटरेस्ट का फायदा हुआ है? कितने महीने का इंटरेस्ट का फायदा हुआ है? 1/7/2022 को लोन मिला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो इनटू कर देंगे 9/12, यानी कि जो हमारा बेनिफिट हुआ है 30,000 इंटू 9/12, तो जो बेनिफिट है वो हो जाएगा हमारा 22,500 रुपए का। इसके बाद इन्होंने बोला मोटरसाइकिल दी है। ठीक है, मोटरसाइकिल कब दी है भैया? मोटरसाइकिल दी है इन्होंने His son is allowed to use motorcycle belonging to company. Company has purchased motorcycle for 60,000 on 1/5/2019. The motorcycle was finally sold to him for ₹30,000. यहाँ पे आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। There will be 2 different points. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या है? आपको मोटरसाइकिल यूज करने के लिए दी है और दूसरा क्या है? मोटरसाइकिल ट्रांसफर करी है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे प्रोविजंस होते हैं वो मैंने अभी तक आपको बताए नहीं है, तो पहले मैं इससे रिलेटेड आपको प्रोविजंस बता देता हूं। अगर कभी कोई कंपनी कोई मूवेबल असेट अगर अपने एम्प्लॉय को, है ना, या तो यूज करने के लिए देगा, ठीक है, या फिर वो ट्रांसफर कर देगा, इन दोनों कंडीशन में जो हिसाब है वो अलग अलग रहेगा। पहला किसके लिए दिया है? यूज करने के लिए। तो जब यूज करने के लिए दिया जाता है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो परक्विजिट वैल्यू बन जाती है। लेकिन अगर पूरा ही ट्रांसफर कर दे, सेल कर दे, तो क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपको कॉस्ट यानी कि जो वैल्यू वो लेनी है, फिर उसमें से कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन कितना हो गया वो लेस करना है, फिर उसके बदले में एम्प्लॉय ने जो पैसा ट्रांसफर किया है वो लेस करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल परचेस करी 60,000 रुपए की 2019 में। वो 2019 में जो मैंने बाइक परचेस करी है वो बाइक मैंने आपको बेची। कितने में दी? मान लीजिए मैंने आपको 10,000 में दी। सपोज कीजिए कि 60,000 में मैंने 19 में परचेस करी थी, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 5 साल यूज करके दी, और हर साल सपोज कीजिए मैं 6,000 डेप्रिसिएशन मान रहा हूं उसका। तो 60,000 की थी, 6,000 5 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, 30,000 की बन गई। अब मैं आपको 30,000 में बेच रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं आपको 30,000 वाली अगर 20,000 में बेच रहा हूं तो आपका प्रॉफिट हो गया 10,000, और 30,000 वाली मैं अगर आपको ज्यादा में बेच रहा हूं तो मेरा ही फायदा हुआ है, आपका कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो सैलरी पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय का फायदा हुआ है तो उसमें टैक्सेबिलिटी में लिखेंगे, एम्प्लॉय का कोई फायदा नहीं है तो उसको लिखेंगे भी नहीं। तो आइए समझते हैं, इसी को ही समझते हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह कि जो यूज ऑफ मूवेबल एसेट है उसका हमने नोट्स, जो हमारे नोट्स मैंने आपको जो प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें एकदम अच्छे से क्लैरिटी के साथ दे रखा है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कार है तो हमें लेना है 20%, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हमें लेना है 50%, अदरवाइज हमें लेना है 10%। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कार है
तो 20%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 20%, अदर है तो 10%। तो यहां पर क्या है, अदर है, कार नहीं है, मोटरसाइकिल है। तो मुझे बताओ कंपनी ने खरीदा कितने में था, कंपनी ने खरीदा कितने में था। तो अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि कंपनी ने खरीदी थी 1 मई 2019 को। कंपनी ने कब परचेस की थी, 1 मई 2019 को। कितने में परचेस करी थी, कितने में परचेस करी थी, 60,000। अब ये बोल रहा है कि हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो समझो एक बार, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 22 से 23 से 24, ऐसे करके हम लोग अगर 25, 26 की डेट, अच्छा अपन देख लेते हैं क्वेश्चन कब कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं 22, 23 के लिए, और ये दिया कब है, दिया कब है, 1 अगस्त 2022 को। तो समझना, क्योंकि 1 अगस्त 2022 को दिया है तो कैलकुलेशन कैसे रहेगा, तो कैलकुलेशन कैसे रहेगा, 1 अगस्त 2022 को दिया है तो कैलकुलेशन कैसे रहेगा, समझो मई से मई, 1 मई से 1 मई 2020 को 1 साल, 1 मई 2020 से 1 मई 2021 2 साल, 1 मई 21 से 1 मई 22 3 साल, और 1 अगस्त यानी कि मई के बाद, मई 22 के बाद जो अगस्त 22 आया उसको तो दे दिया, यानी कि 3 साल के लिए दिया है। ठीक है, तो क्योंकि 3 साल के लिए दिया है तो समझने वाली बात क्या है वो समझना, मोटरसाइकिल थी 60,000 की, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है 3 फुल ईयर्स के लिए। अब 3 साल 3 महीने ना, तो ऊपर वाले 3 महीने का नहीं लगेगा, तो 6 × 3 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। तो मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी हो गई, बाइक की वैल्यू कितनी हो गई, 42,000। 42,000 की चीज कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 30,000 में दी है, तो एम्प्लॉय का फायदा कितना हो गया, 12,000 का फायदा हो गया। फिर से एक बार समझना बात को, 42,000 की वैल्यू की चीज, मोटरसाइकिल वैल्यू थी 60,000, 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया तो वैल्यू कितनी हो गई, 42,000। 42,000 की चीज कितने में ट्रांसफर करी, है ना, 30,000 में, है ना, एम्प्लॉई से लिए 30,000, तो एम्प्लॉय को फायदा कितना हो गया, 12,000 का। इसको मैं लोकल वर्ड्स में समझाता हूं। मई 29 में एक मोटरसाइकिल कंपनी ने खरीदी, 3 साल 3 महीने यूज करके कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दे दी। मोटरसाइकिल पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाते हुए कंपनी ने वैल्यू को कम किया, 3 बार वैल्यू कम कर दिया, 18,000 वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू बन गई 42,000। 42,000 की वैल्यू की चीज कंपनी ने एम्प्लॉय को 30,000 में दिया है, तो कितना हो गया, 12,000 का बेनिफिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोटर साइकिल यूज कब तक किया है, अगस्त तक यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो यूज करने के लिए दिया है, तो यूज के लिए 10% ऑफ कॉस्ट लेते हैं, तो 60,000 की थी इंटू 10% इंटू 4/12, 4/12, तो ये बन जाएगा आपका 2,000 रुपए। कितना बन जाएगा, 2,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, मोटरसाइकिल ट्रांसफर, है ना, मोटरसाइकिल ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, ट्रांसफर ऑफ मोटर साइकिल, तो उसका अपन ने निकाला अभी नीचे 12,000। तो इस तरह से अगर हम पूरा देखें तो 3, 12, 12, 32, 400, 16,000, 22,500 ये इसकी टोटल कर देंगे, आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। टोटल क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें लेस करने को बोल रखा है, ग्रॉस सैलरी की आप टोटल कर देना। सबसे पहले डिडक्शन में, सबसे पहले डिडक्शन में कौन सा डिडक्शन लगेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा, 50,000 का। फिर दूसरे नंबर पे जो डिडक्शन लगेगा आपका, दूसरे नंबर पे जो डिडक्शन लगेगा किसका लगेगा, प्रोफेशनल टैक्स का। कितने रुपए का दिया है, 2,000 का। जो नीचे आएगी उसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। With this, one more conceptual question we have done, that is question number 9। इस तरह से हमने 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवा के फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सैलरी हेड को यहाँ पे विराम दे देंगे, राइट। तो अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, वो करवा देते हैं आपको। तो समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर
10 को। काफी दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन करने में छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। इसमें हमारे 3-4 पॉइंट इसमें कवर होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट कवर होने वाला रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होगा, ओवर एंड अबाउट टैक्सेबल होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कंपनी पे करती है तो परक्विजिट में आ जाता है, और उससे ऊपर वाला जो भी प्रोफेशनल टैक्स है वो हमारा डिडक्शन में भी नीचे लेस हो जाता है। यहाँ पे इसमें लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में दे रखा है। लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी कंपनी से मिलता है वो नॉन टैक्सेबल होता है। एक इसमें कार फैसिलिटी है, कार फैसिलिटी का मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसी का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर ये क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन बनेगा। तो मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले बेसिक सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ, लेकिन जॉब स्टार्ट हुई है 1 नवंबर 22 से। क्योंकि क्वेश्चन 22-23 का है तो हम इसमें असेसमेंट ये 23-24 लिख देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर बिमल, ठीक है, मिस्टर बिमल, है ना। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सैलरी। तो मुझे आपको बताना होगा कितने महीने की सैलरी है। नवंबर से मिल रही है 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2,50,000 की टोटल इसको सैलरी हमें जो है वो मिली है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। ओके। अप टू, सॉरी, इसीलिए फास्ट नहीं करते, धीरे धीरे पढ़ो, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो। और अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप भी करेंगे। बेसिक सैलरी अप टू 31 अक्टूबर 50,000, फ्रॉम 1 नवंबर 60,000, पूरे 12 महीने की सैलरी है। भैया क्या कर रहे हो, फिर से एक बार सैलरी अक्टूबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, टोटल 7 मंथ। तो 7 मंथ की कितनी मिली, 50,000 इंटू 7, देन इसके बाद क्या बोला, ऐड कर देंगे, फिर हो गई 60,000। कब से, नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो क्या हो गया, 60,000 इंटू 5। नाउ आवर टोटल सैलरी इज 6,50,000। टोटल सैलरी इज 6,50,000। क्लियर है, ओके, 6,50,000। इसके बाद बात करें डियरनेस अलावेंस की। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो मुझे बताओ बेसिक सैलरी कितनी, 6,50,000 का 40% कितना, तो आ जाएगा 2,60,000। एज सिंपल एज इट इज। इसके बाद इसने बोला बोनस इक्वल्स टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर 22 ऑन द बेसिक सैलरी प्लस डीए एप्लीकेबल फॉर द मंथ। ये क्या बोल रहा है, जो बोनस है, बोनस वो क्या है, अक्टूबर में जो आपको सैलरी मिली थी, तो अक्टूबर में सैलरी कितनी मिली थी, 50,000 रुपए, और उसी अक्टूबर में डीए कितना मिला था, 40%। तो वही अक्टूबर की सैलरी और उसका जो बोनस था, वही अक्टूबर की सैलरी और उसका जो डीए था, वही आपके बोनस का अमाउंट है। तो सैलरी थी 50,000 प्लस 40% ऑफ 50,000, जो कि डीए का अमाउंट है, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारा जो अमाउंट हो जाएगा बोनस का कितना हो जाएगा, 70,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं है, ठीक है। आगे है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 16% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेरी बात सुनो, इसकी कैलकुलेशन हमेशा आप कैसे करेंगे, अच्छे से देख लो। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिला कितना है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिला कितना है, 16% ऑफ सैलरी। यहां पे सैलरी का 16% मिला है, तो मैंने लिखा सैलरी का 16% मिला है, राइट। और जो एज पर रूल सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। अब क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, डीए। अगर डीए के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो ये माना जाता है कि इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, राइट। और जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होता है उसमें हम डीए लेते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में कहीं पे बोल दे
कि डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हमें पीएफ के टाइम पे सैलरी की कैलकुलेशन करते वक्त डीए को कंसीडर नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ये ऐसा मान रहा है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। तो 6,50,000 का 16% माइनस 6,50,000 का 12% कर दो, तो ओवरऑल क्या हो गया, 6,50,000 का 4% जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 6,50,000 का 4% टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगली बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। तो प्रोफेशनल टैक्स के बारे में क्या बोल रहा है, पेड 2,500 रुपए, 2,000 रुपए एम्प्लॉयर ने दिए। तो मुझे तो प्रोफेशनल टैक्स का परक्विजिट का अमाउंट कितना हो गया, मेरी जिम्मेदारी थी प्रोफेशनल टैक्स पे करने की, मेरे सेठ ने दिया, तो मैंने लिख दिया प्रोफेशनल टैक्स। तो कितना प्रोफेशनल टैक्स, 2,000 रुपए कंपनी ने पे किया। अब क्या होगा, टोटल प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए का है ना, वो ओवरऑल नीचे ग्रॉस सैलरी में से लेस हो जाएगा, वो एक अलग बात है। ओवरऑल ग्रॉस सैलरी में से लेस हो जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वो डिडक्शन में लेस होना ही है। प्रोफेशनल टैक्स के बाद में लैपटॉप कंप्यूटर, तो मैं लिख रहा हूं लैपटॉप एंड कंप्यूटर जो है वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट टैक्सेबल। लैपटॉप और कंप्यूटर के बाद की बात करें, लैपटॉप और कंप्यूटर के बाद की बात करें, तो इन्होंने कहा कि मोटर कार। अभी कार के बारे में अच्छे से समझना, कार का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा या 1.6 लीटर है, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम 1 नवंबर 2022, मीन्ट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, repair and running expenses is 45,000 from this to this and fully met by employer, motor car was self driven by the employee। तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पढ़ के आपको हिसाब लगाना होगा, कार एम्प्लॉयर की है कि एम्प्लॉय की है। इसमें लिख रखा है कार एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड की। अब अगर एम्प्लॉयर की कार है तो किस यूज में आ रही है, पर्सनल यूज में आ रही है कि प्राइवेट यूज में आ रही है, तो आपको देखना होगा कि पर्सनल है कि ऑफिस है, और या पर्सनल और ऑफिस दोनों हैं। तो इसमें आ रहा है कि पर्सनल और ऑफिस दोनों हैं, तो बोथ फॉर पर्सनल एंड ऑफिस पर्पस आ रही है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब बोथ ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस के लिए कोई कार यूज की जाती है, बोथ फॉर ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस के लिए कार यूज की जाती है, तो फिर से दो बातें होती है, कंपनी खर्चा कर रही है या एम्प्लॉय खुद खर्चा कर रहा है। और अगर कंपनी खर्चा कर रही है, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर से दो बातें होती है कि लार्ज कार है कि स्मॉल कार है, 1.6 लीटर कैपेसिटी या उससे ज्यादा क्यों, तो उसको लार्ज माना जाता है। तो इस कंडीशन में कार कंपनी की है, एम्प्लॉय दोनों काम में यूज में ले रहा है, प्राइवेट भी और ऑफिस भी, और साथ ही साथ बोथ प्राइवेट एंड पर्सनल के साथ साथ में बड़ी कार है, तो 2400 पर मंथ इसका जो है परक्विजिट बन जाएगा। क्योंकि कार 1 नवंबर से मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि कार कब से मिलना शुरू हुआ है, 1 नवंबर से, तो 2,400 रुपए पर मंथ 5 महीने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और 2,400 इंटू 5 यानी कि 12,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप इसकी सबकी टोटल करेंगे तो 6 और 2 9, 9 और 1 10,10,000, 10,80,000, 11,06,000, 11,08,000 और 10 लाख, 6 और 2 8 9, 10,20,000 इसकी जो है वो टोटल आ गई ग्रॉस सैलरी की। ये था आपका ग्रॉस सैलरी। इसमें से दो चीजें लेस होगी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ध्यान रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है, 50,000 रुपए का लेस होना ही है। और दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए भी लेस होगा ही। तो टोटल मिला के जो आपका अमाउंट बन जाएगा वो होगा टैक्सेबल सैलरी। क्या अमाउंट बन जाएगा, टैक्सेबल सैलरी, तो वो हो जाएगा 9,67,500, दैट्स इट। क्लियर है? ओके, तो थैंक यू सो मच। विद दिस आई कंक्लूड माय लेक्चर ऑफ क्वेश्चंस आंसर सीरीज। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस लेते वक्त लगभग सारे परक्विजिट को जो है वो कवर करवा दिया है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी परक्विजिट वी हैव टेकन, राइट। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सैलरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज। अब हम इसके बाद सैलरी के बाद हम नेक्स्ट जो है वो जो भी हमारा चैप्टर डिसाइड रहता है उसके हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करते रहेंगे।